अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर चुकी है। ये वो ऑर्डिनेंस है जिसे पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुस्तरद कर चुके हैं और ऑपोजिशन इस ऑर्डिनेंस पर तनकीद कर रहे हैं, इसको हुकूमत की बदनीयती करार दे रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एक अरसे तक हुकूमत ऑपोजिशन के हवाले से यह कहती रही कि जिस किस्म के चेंजेस ऑपोजिशन नैब कानून में चाहती है उसका मतलब होगा ऑपोजिशन को एनआरओ देना। लेकिन अब ऑपोजिशन हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है कि जो तब्दीलियां की गई हैं नैब कानून में वो अपने आप को एनआरओ देने के मुतरादिफ है। इस हवाले से शाहिद खकान अब्बासी साहब ने 2 दिन पहले क्या कहा था, क्या शिकायत और क्या इशूज हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस ऑर्डिनेंस से, सुनिए। इसमें हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ जारी किया है। हुकूमत ने कहा है जो काबीना के फैसले हैं उन पर कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती। चीनी की चोरी की है जो अब तकरीबन 800 अरब रुपया पाकिस्तान की आवाम की जेब से जा चुका है, उस पर नैब कुछ नहीं कर सकता। दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदी गई, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। अदलिया की आज़ादी है, उस पर डाका डालने की कोशिश की। जो जज अपॉइंट होने हैं, जो अदालतें बननी हैं, ये आज सब इख्तियार हुकूमत के पास चला गया। आपने जज वो करप्ट लोगों को लगाना है, उनको तनख्वाह देनी है, उनको लालच देना है और अपनी पसंद के फैसले हासिल करने की कोशिश करनी है। ऐसी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब ये कह रहे थे कि एनआरओ जारी किया अपनी हुकूमत के लिए, जितने भी वफाकी हुकूमत के और सूबाई हुकूमत के फैसले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई है, जिसमें बड़ी करप्शन हुई है, बड़े डाके पड़े हैं, यानी कि चीनी हो, आटा हो या पेट्रोल क्राइसिस हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अदलिया की जो आज़ादी है वो छीनने की कोशिश की गई है। ये एतराज़ात हैं ऑपोजिशन के। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये वही अमेंडमेंट्स हैं जिस पर ऑपोजिशन भी एक अरसे तक जोर देती रही। उन्होंने कहा कि 50% अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो कि ऑपोजिशन ने खुद पेश की। ये जो नैब का ऑर्डिनेंस है इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों ने, अगर आप और ये तमाम लोग जो आज मैं देख रहा था वो तनकीद कर रहे हैं, तो आप जरा PMLN का मुसवदा उठा के देखें जो उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, तो आधी अमेंडमेंट्स वो हैं जो अपोजिशन इसमें करना चाह रही थी। इसके बाद जो है अगर किसी का कोई एतराज़ है तो वो पार्लियामेंट में ले आएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कह रहे थे कि आधी से ज़्यादा वो अमेंडमेंट्स हैं जो कि खुद ऑपोजिशन के मुसवदे में शामिल थी। इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ अहम और ज़रूरी चेंजेस नैब के कवानीन में की गई हैं जिसका जिक्र मीडिया पे होता रहा। एक अरसे से आपके अपने वज़रा भी कहते रहे थे कि ये चेंजेस करना ज़रूरी है अगर हमने ब्यूरोक्रेसी को चलाना है, अगर हमने मामलात को चलाना है स्मूथली। लेकिन ऑपोजिशन इस पर तनकीद कर रही है और इंटरेस्टिंगली आपने ये कहा है कि आधे चेंजेस वो हैं जो कि ऑपोजिशन ने पहले प्रपोज किए थे, लेकिन उस वक्त आपने एनआरओ का इल्ज़ाम लगाया था ऑपोजिशन पे। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि वही चेंजेस अगर आप अब लेकर आए हैं तो हुकूमत अपने आप को एनआरओ दे रही है? देखिए इशेजाद, इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल बड़ा अच्छा लॉ बना है, अपोजिशन कहेगी कि नहीं जी बड़ा बुरा लॉ बना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक रवाज जो बड़ा बन गया है वो ये बन गया है कि जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियंस हैं वो को बड़े रिफॉर्म्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर कोई क्रॉस पार्टी हमारे यहाँ लेजिस्लेशन उस तरह की नहीं आती। बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर भी कोई बड़ी एक्टिविटी अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में उस तरह से नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बड़ी अच्छे इक़दामात को भी अल्टीमेटली हमें देखते हैं कि वो आप कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। और उसकी एक हिस्ट्री है, वो एक अलग बहस है कि उसको हमें कैसे ठीक करना चाहिए, लेकिन उसको ठीक लाजमन करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज पाकिस्तान में कभी इस्लाहात नहीं हो सकेंगी अगर हर चीज़ के ऊपर ही एक पार्टी कहेगी सही है, दूसरी पार्टी कहेगी गलत है, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो। अब ये जो लॉ है जो आपके सामने जो ऑर्डिनेंस आया है, ये एग्जैक्टली ये जो इसकी मेजर तरमीम है, ये सिर्फ इसमें अपोजिशन नहीं, इसमें जो आपका जो सारा अपना इनका जो गवर्नमेंट के अलावा इसमें जो बाकी पार्टीज थे, इसके अलावा जो इनमें बाकी जो तमाम हमारे एंकर्स थे, हमारा जो मीडिया था, वो बार बार ये पॉइंट आउट करता रहा कि इनमें ये खामियां हैं और उसको दूर होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर ट्रायल कोर्ट के पास बेल की पावर ना होना, मिसाल के तौर के ऊपर जो
इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजंस हैं या पॉलिसी डिसीजंस हैं, वो उनकी जो लेजिस्लेशन है उसके ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ ना होना, और इसी तरीके से जो बिजनेस कम्युनिटी के जो पेचीदा टैक्स के केसेस हैं उनको नैब के हवाले कर देना FBR से लेके, ये तो एक ऐसे रिफॉर्म्स हैं और इस्लाहात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान में एक मुकम्मल कंसेंसस है और था कि ये होना चाहिए। अब जब आपने कर लिया तो सिर्फ पॉलिटिकल रीजन की वजह से आप ये कहना शुरू कर दें कि गवर्नमेंट ने NRO दे दिया, अब मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं हो। लेकिन अगर फवाद साहब आप खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं कि ऑपोजिशन भी यही चेंजेस चाहती थी, तो जब ऑपोजिशन ये चेंजेस लेकर आ रही थी तो आप क्यों ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ऑपोजिशन NRO मांग रही है? अब आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वही चेंजेस हमने भी किए हैं। नहीं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका डिस्टिंक्शन का। अपोजिशन क्या कह रही थी? मेनली उनका फोकस ये रिफॉर्म्स नहीं था। ये रिफॉर्म तो अगर आपको याद हो तो जो हमने पहले एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे हम उसमें भी ले आए थे। अपोजिशन कहती है कि अगर आपके अकाउंटों से अरबों रुपया निकले तो आपको ये साथ साबित करना होगा कि ये हमने फलाने केस में वो कमीशन लिया है। अब ये देखें, ये साबित करना बड़ा एक मुश्किल भी काम है और ये इस तरह होता भी नहीं है। कोई लोग अपने फ्रंटमैन के जरिए पैसे लेते हैं, और जिस तरह से भी आप देखिए शहबाज शरीफ का जो FIA का केस है या जो नवाज शरीफ के केसेस हैं, वो इस तरह को चेक लिख के तो थोड़े ही देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये बात कि अगर आज मेरे अकाउंट में 50 करोड़ रुपया निकल आए या 1 अरब रुपया निकल आए, तो देखिए मुझे ये बताना होगा कि ये पैसे, मेरे पास इतना पैसा कहाँ जाए। हाँ। ये एक बुनियादी लेजिस्लेशन है जो अपोजिशन जिसके ऊपर इंसिस्ट करती है, और हम इसके ऊपर जो है लेकिन उस पर उस वक्त बात कर लेते ना। आप लोगों ने भी आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि हमसे NRO मांग रहे हैं, इस पर तो बात नहीं हो सकती। जो आप कह रहे हैं कि क्रॉस पार्टी लेजिस्लेशन नहीं होती है, एक पार्टी लेकर आती है तो दूसरी मुखालिफ पार्टी उस पर एतराज करती है, तो उस वक्त जो एतराज थे उसको बैठ के सुलझाना चाहिए था ना, बजाय इसके कि एक ऑर्डिनेंस आप ले आए और आप उम्मीद करें कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जब आएगा तो इसमें तमाम पार्टीज अपना हिस्सा डालेंगी। देखिए ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये देखें हमने क्या नहीं किया इसके लिए। आप चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हमारा कंडक्ट उठा के देखें, आप नैब लॉ के ऊपर हमारा कंडक्ट उठा के देखें, हमने पूरी कोशिश की है कि अपोजिशन इन इस्लाहात के ऊपर हुकूमत के साथ बैठे। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे फैसले जो करते हैं वो लंदन में बैठे हुए लोग करते हैं। PMLN के फैसले जो हैं वो लंदन में बैठ के होते हैं। पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो अपने उसके ऊपर बैठ के आते हैं। तो उनको वो इस तरह के बाकी लॉज के ऊपर तो बात ही नहीं करते। वो सिर्फ उन 8 केसेस के ऊपर आके बात करना चाहते हैं जो उनकी लीडरशिप के केसेस फंसे हुए हैं। अब वो हम देखें, वो हम उनको उसमें मदद नहीं कर सकते हैं, NRO उसमें हम नहीं दे सकते। वो केसेस आपने कोर्ट्स में जाना है, करना है। हम जो बुनियादी इस्लाहात ले आए हैं, इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हैं, फिर परसों जो है वो अपना हम स्पीकर साहब जो है वो अप्रोच करेंगे अपोजिशन को। इसमें जो सबसे मुतनाज़ा शिक है वो है नैब चेयरमैन की जो एक्सटेंशन है उस हवाले से। और आप लोगों ने ये भी कहा है कि जब तक कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं होता, नया चेयरमैन नैब नहीं आता, तब तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही कंटिन्यू करेंगे बतौर नैब चेयरमैन। अब इसमें सिर्फ ऑपोजिशन एतराज़ नहीं कर रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी किया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी किया है। और इसकी वजह है, देखिए कि कोई भी एक ओहदा होता है उसकी एक टेन्योर पोजीशन इसलिए होती है ताकि उसको प्रोटेक्शन दी जाए। यानी कि 4 साल अगर नैब चेयरमैन रहेगा तो उसको पता होना चाहिए कि मैं जो भी फैसले करूंगा मुझे आके कोई हटा नहीं सकता, मेरी टेन्योर पोजीशन है। लेकिन एक्सटेंशन नहीं दी जाती, उसकी भी एक वजह है, और उसकी वजह यह है कि ऐसा ना हो कि ये तासुर पैदा हो कि वो हुकूमत से फेवर ले रहा है या हुकूमत को फेवर दे रहा है जिसके बदले में वो एक्सटेंशन लेगा। लेकिन यहाँ पे तो आपने नॉन एक्सटेंडेबल का जो टर्म है वही खत्म कर दिया है, वो लफ्ज ही हटा दिया। यानी कि आइंदा भी नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन मिल सकेगी, यानी कि हुकूमत को वो फेवर देके एक्सटेंशन लेने की कोशिश करता रहेगा। जो प्रिंसिपल है इसका ओहदे की टेन्योर का, वो खत्म कर दिया ना आपने। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम अब क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका बाकी अमेंडमेंट जो आपकी आ गई, आप उसको देख लें, हमें बता दें उसमें क्या चीज़ गलत है, वो हम अगला जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाएंगे उसमें ठीक कर लेंगे। आप इस पे आ जाइए। अब इशू क्या है? इशू ये है कि आप बात कर रहे हैं कि हमने एक्सटेंशन देनी होती है ऑर्डिनेंस से, तो हम सीधा सीधा आगे 4 साल की एक्सटेंशन दे देते। हमें क्या जरूरत थी कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस है उसको इतना एलेबोरेट हम डिफाइन करते। हमने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के आगे एक पूरी कमेटीज क्रिएट कर दी हैं कि 6 जो मेंबर्स हैं वो अपोजिशन के होंगे, 6 गवर्नमेंट के होंगे, और इसको हम इस तरह से आगे पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं
कि हम एक कंसेंसस के ऊपर जो है वो पहुंच सकें और कोई हम एक ऐसा ही उम्मीदवार आए जिसको हुकूमत और अपोजिशन का एतमाद हासिल हो। हमने एक बड़ा डिटेल्ड कंसल्टेशन प्रोसेस, बड़ा डिटेल्ड मुशावरती प्रोसेस जो है वो इसमें दिया है। अब ये जो एक्सटेंडेबल का इशू ये है कि अगर हम आज नैब जो है वो जावेद इकबाल से रिटायर हो जाए, अगला चेयरमैन अपॉइंट ना हो, तो लॉ जो नैब का है वो ये कहता है कि वो नैब फंक्शन नहीं कर सकता। अब आपने कोई ना कोई फंक्शनैलिटी तो देनी है ना इदारे को, और ये जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो शायद कुछ महीनों पे तब्दील हो जाए। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि ये सब लोग जो है इतनी देर में घर चले जाएंगे। तो जो नैब का कानून है वो ये कहता है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो फिर एक्टिंग चेयरमैन बन जाएंगे। एक तो ये ऑप्शन मौजूद था, और दूसरा बड़ा आसान हल था कि आप मुशावरती प्रोसेस जो है वो पहले शुरू कर देते, आखिर वक्त पे आके करने की जरूरत क्या है? आपने तो उनकी मुद्दत खत्म होने से सिर्फ 2 दिन पहले ऑर्डर जारी किया है। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो डिप्टी चेयरमैन वाला है ना, इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो डिप्टी चेयरमैन है वो मुस्तकिल चेयरमैन की जगह डिप्टी चेयरमैन नहीं बन सकता। उसको उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है इसके लिए, और कहा हुआ है कि वो चेयरमैन जो है वहाँ पे नहीं आ सकता। और जो मुशावरती प्रोसेस है वो सिर्फ इसलिए शुरू नहीं हो रहा कि जो शहबाज शरीफ हैं वो कन्विक्टेड है, और अपना ये इसके जो तफ्तीश है उसमें वो गुनाहगार है नैब की। अब प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक ऐसे शख्स से पूछ के नया चेयरमैन लगाया जाना, इस वक्त तो देखें ना जो प्रोसेस है कंसल्टेशन का जो इस कानून में है वो है ही फॉल्टी, उसको डिटेल ही नहीं किया गया हुआ। अब प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू आप इख्तलाफ कर सकते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए ये जो शहबाज शरीफ है, नैब उनके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर चुका है, वो उनके खिलाफ 7.5 अरब रुपए का रेफरेंस फाइल कर चुका है। अब हम ये कह रहे हैं कि मुजरम से ही पूछ के बता दें कि आपकी तफ्तीश कौन करेगा। ये पीएम इस असूल के ऊपर जो है वो अपने समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो इसके ऊपर कंसल्टेशन के लिए तैयार नहीं है। और लॉ जो एग्जिस्टिंग था वो कोई और अल्टरनेटिव देता, लिहाजा में नया लॉ लाना पड़ा। तो इसमें 2 बातें फवाद साहब, पहले इशू को एड्रेस कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं हो सकती क्योंकि वो मुल्जिम है, नैब का उनके ऊपर केस है। तो इस तरीके से तो ये बताइए कि अगर डेडलॉक बरकरार रहता है, आप कहते हैं शहबाज शरीफ से बात नहीं करेंगे, ऑपोजिशन शहबाज शरीफ को बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही बरकरार रखती है, तो फिर ये कंसल्टेशन तो शुरू नहीं होगी, और कंसल्टेशन शुरू नहीं होगी तो नया चेयरमैन नहीं आएगा। इसका मतलब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही नैब के चेयरमैन रहेंगे ना? अच्छा नहीं, अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने सेक्शन 6 जो नैब ऑर्डिनेंस है उसको अमेंड किया, और सेक्शन 6 में हमने डाल दिया है कि 6 लोग गवर्नमेंट के और 6 लोग अपोजिशन के मिल के आपस में कंसल्टेशन करेंगे और नया चेयरमैन लगाएंगे, ताकि ये जिस हॉल्ट की तरफ आपने इशारा किया वो ना हो। नहीं तो ये क्या, कब प्रोसेस शुरू होगा और कब आप ये फैसला करेंगे कि बस अब शहबाज शरीफ साहब से तो हमने नहीं करनी कंसल्टेशन, हम अपने नाम दे रहे हैं पार्लिमानी कमेटी को? ये तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट साहब जो है वो गए हुए हैं दुबई एक्सपो में गए हैं, वो वापस आएंगे तो अगले हफ्ते से भी शुरू हो सकता है। और आपने ये कहा है कि वजीर आजम चाहते हैं कि वो कंसल्टेशन ना करें, क्या सदर पाकिस्तान कंसल्टेशन करेंगे? क्योंकि इसमें लफ्ज ये लिखा हुआ है ना कि सदर पाकिस्तान ने कंसल्ट करना है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से और लीडर ऑफ द हाउस से। देखिए प्रेसिडेंट साहब से मेरी बात भी नहीं हुई है फ्रेंकली इसके ऊपर, एंड ऑब्वियसली मैं उनके बिहाफ पे इस तरह से बात नहीं कर सकता। ये तो प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो किस तरह से उसको आगे लेके चलना चाहते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, वज़ीर आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है। अपोजिशन के साथ हम मुशावरत करना चाहते हैं, अपोजिशन के साथ मुशावरत यस, शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत नो। तो इसमें कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि खदशा तो ये है कि शायद हुकूमत चाहती है कि जस्टिस जावेद इकबाल ही जो हैं वो नैब चेयरमैन लगे रहें, अपना काम करते रहें। तो वक्त कितना दरकार होगा इसमें आपके ख्याल में? देखिए शहजाद, ये जो अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि हुकूमत चाहती है कि जावेद इकबाल साहब कंटिन्यू करें, तो मुझे आप बताइए कि हमें क्या अमर माने था कि हम इसमें एक लाइन ही लिख दी था ना, हम कह देते वो 4 साल एक्सटेंड हम उनकी टेन्योर कर रहे हैं, वो 4 साल करेंगे। हमने ऐसा नहीं किया। सो जो गुडविल जेस्चर है गवर्नमेंट का, अपोजिशन को चाहिए कि उसको सीरियस, और ये जो आप बार काउंसिल की बात कर रहे हैं, देखिए जो बार काउंसिल के सरबराह है, मेरा उनसे बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, लेकिन वो ANP के पार्लिमानी लीडर हैं KP में। तो ये आपको उसको ये ना समझिए कि कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, वो तो उनकी अपनी एक जाती ओपिनियन है, उन्होंने दे दी। इसी तरीके से जावेद लतीफ़ साहब है, वो आजकल PTM बने हुए हैं, तो वो इस तरह के ओपिनियंस नहीं है कि जो लीगली या लीगल फ्रेटर्निटी की ओपिनियन है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ओहदे मैटर करते हैं ना, जिस ओहदे पे है वो वहां से वो बात कर रहे हैं, वो उनकी कोई इंडिविजुअल राय तो नहीं है ना? नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो अपनी पार्टीज की राय जो है वो
अपने ओहदों से दे रहे हैं। आई विश कि अगर वो इंडिपेंडेंट ये जो दूसरा आपका नुक्ता है कि हम शहबाज शरीफ से नहीं करेंगे, इस पे फरूक नसीम साहब भी कह चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये तो ऑपोजिशन भी आपके बारे में कह रही है ना कि कोर्ट्स कहती रही हैं, मिसाल के तौर पे मालम जब्बा केस कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन नैब ने ये कह के इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी कि कोर्ट ने हमें कहा बंद कर दो। फिर कोर्ट ने सवाल किया हमने कब कहा कि बंद करो। तो इल्जाम तो ये लग रहा है ना कि नैब आपको फेवर देती रही है, इसलिए आप चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिले, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो यहां पर भी है ना। देखिए ये तो बिल्कुल ही एक अजीबोगरीब बात है ना। मतलब मलयाम जब्बा में क्या इमरान खान का कहाँ नाम था, इमरान खान का कहाँ पे उनका रोल था कि क्या था। मतलब अब आप पाकिस्तान के अंदर जो भी कुछ किसी का होगा तो वो आप कहेंगे कि वो इमरान खान का हुकूमत वक्त तो है ना, जाहिर सी बात है, जो केसेस आएंगे तो फिर इमरान खान पर ही उठेंगी ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो भी एक्शन हो रहा है वो इमरान खान ही उसका करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ये तो फिर एक ऐसी नई डेफिनेशन आप निकालेंगे ना जो फिर आपको चाहिए। इमरान खान जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट को हेड करता है। कोई भी करप्शन का केस होगा और उसमें इमरान खान साहब अगर चूज करेंगे कि हमने किसको नैब चेयरमैन बनाना है, और खासतौर पर जो एक मुतनाज़ा चेयरमैन रहे उनको अगर एक्सटेंशन देना चाहेंगे तो सवाल तो उठेगा ना कि उन्होंने आपको रिलीफ दिया, आप उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं। शहजाद ये इतना जीनियस आपका जो है वो बात है कि आप इसके ऊपर मैं क्या आगे चलते तारीफ का बहुत शुक्रिया, जवाब दे दें। नहीं बस ठीक, आगे चले। ठीक है, अब इसमें मैं क्या ये लेजिटिमेट सवाल है ना कि इतने सारे केसेस पे उंगलियां उठती हैं कि हुकूमत का वीट स्कैंडल आया, हुकूमत का शुगर स्कैंडल आया, आपकी अपनी कमेटी रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट कहती है कि माफिया, शुगर माफिया को फायदा पहुंचाया गया, वहां पे नैब खामोश है, तो तासुर तो यही होगा ना। और ऑपोजिशन तो ये कहेगी कि आप लोगों के केसेस खुलते नहीं है, इसलिए जो है आप चाहते हैं कि इन्हीं चेयरमैन को कंटिन्यू किया जाए। बात ये है शहजाद, देखिए सबसे पहले आके नैब ने क्या किया, अलीम खान को 20 साल पुराने केस में पकड़ के अरेस्ट कर लिया। सब्तैन साहब को 3 महीने के अंदर सिटिंग मिनिस्टर फॉरेस्ट पंजाब का, उसको एक ऐसे केस में उठा के अंदर कर दिया जिसका ना सर था ना पैर था। उसके बाद बाबर अवान साहब जो है उनको हमने रिजाइन करवाया। ये अजीबोगरीब जो इस तरह की एक तो बाबर अवान साहब मेरे ख्याल से वाहिद वो शख्स जिनका केस खत्म हुआ है नैब का केस और आपके इत्तेहादी काफ लीग का, और दूसरा अलीम खान तो कहते हैं क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था इसलिए मुझे जो है नैब ने अंदर किया है। नहीं तो फिर आप दोनों तरफ, मतलब आप एक एक्सट्रीम एनोलॉजी ले रहे हैं दूसरी तरफ की, तो फिर इस तरफ की भी एक एनोलॉजी ले लें कि अगर हम नैब को प्रेशराइज नहीं किया हमने कि आप अलीम खान को, सब्तैन को, बाबर अवान को, फिर उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर को नैब ने जो है वो तलब कर लिया। अगर आप ये उस तरह की आप सारी वो एनोलॉजीज ले लें अपोजिशन की, और वो जातियां तो आपको भी पता है कि कितने ऑपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और कितने हुकूमती, लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं मुझे ये बताइएगा। नहीं आप एक मिनट से आगे ना प्लीज करें ना। अगर आप 30 साल पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत हमने तो नहीं ना की, 30 साल जो हुकूमत में रहे हैं उन्होंने ही जवाब देना है ना। हमारे जो जितने केस थे या कुछ था वो सामने गए हैं, उन्होंने जवाब दिया, और उसके बाद ये भी लेकिन जितने ऑपोजिशन के रहनुमा हैं उनमें से कई ऐसे हैं जैसे शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, एहसन इकबाल हो गए, मिफ्ता इस्माइल हो गए, उन पे कोई करप्शन किकबैक का तो था नहीं मामला, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का था, वो तो आपके नए कानून के तहत ऑलमोस्ट केसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो शुगर स्कैंडल, जो आपकी अपनी कमीशन रिपोर्ट कहती है कि इसमें शुगर माफिया को फायदा पहुंचा है और नेशनल एक्सचेकर को नुकसान हुआ है, तो ये जो फैसले हुए थे सब्सिडी देने के, शुगर एक्सपोर्ट करने के, ये मतलब अब नैब इस पर तहकीकात कर ही नहीं सकता? जो शुगर का जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वो तो कंपटीशन कमीशन कर रहा है, और कंपटीशन कमीशन ने 46 अरब रुपए का इसको फाइन किया, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइन है, और शुगर वाले उसके खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट में गए हुए हैं। सो बुनियादी जो तफ्तीश है उसकी वो तो नैब के पास है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 90 दिन के लिए रिमांड पे दे सकता है, कहाँ वो जेल में किसी को 1.5-2 साल रख सकता है, जो ऑपोजिशन ने भुगता है। ऑपोजिशन ये कह रही है कि अब हुकूमत चाहती है कि हमारे लोगों ना भुगते जबकि उनके स्कैंडल्स मौजूद हैं। अपोजिशन ने हमसे नहीं भुगता, अपोजिशन से अगर आपने भुगता है ना तो वो आसफ जरदारी ने भुगता है जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, और दूसरों ने भुगता है जब ये वज़ीर आज़म थे, और बेसिकली पीपल्स पार्टी ने भुगता है इनके हाथों। वो हमने तो कुछ भी नहीं किया आके। हमारे तो ये जो सारे केसेस थे ये भी पुराने बने हुए हैं, हमारे ये जो तफ्तीशें हुई हैं ये भी पुरानी हुई हैं, हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ हुआ है। ये आप पीपल्स पार्टी वालों से पूछें जो नून लीग ने उनके साथ किया, वो एनोलॉजी आप उनसे लें। देखिए इस पे तो कोई शक नहीं, रिफॉर्म्स आने चाहिए। आप अगर इस वक्ती तौर पे आपको फायदा हो रहा होगा तो ऑपोजिशन कहेगी कि देखें आप फायदा हासिल कर रहे हैं, वो लेके आते हैं और उनको फायदा होता है तो आप ही इल्जाम लगाते कि देखें वो एनआरओ ले रहे हैं। तो वक्ती तौर पे किसी ना किसी को फायदा होगा, हमें लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए। बट ये बात क्लियर है कि वीट हो, शुगर हो या पेट्रोल क्राइसिस जो लास्ट जून में आया था,
उसकी तहकीकात नैब नहीं कर सकता अब इस कानून के मुताबिक? देखें शहजाद, पहली बात तो ये है, ये बात समझें कि वीट का स्कैंडल हो, आपका ये पेट्रोलियम का हो, ये आपको हमने बताया है, हुकूमत ने तहकीकात की हैं और आपके सामने रखा है कि ये इश्यूज हैं और ये वीट का और ये जो पेट्रोलियम का और शुगर का, ये हमने बताया आपको। पहली बात, आप वरना तो पता ही नहीं चलना था। और पहली बार मीडिया बड़ा शोर मचा रहा था कि कीमतें बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसके बाद ही कमीशन बना था। कोई शोर नहीं था, कोई पाकिस्तान में इशू नहीं था। ये हमने कमीशन बनाए और हमने इनकी रिपोर्ट्स दी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो ये तमाम अपना जो ये जो इश्यूज हैं, मतलब जो पेट्रोल का है वो तो कर ही FIR है, वो तो नैब के पास है ही नहीं है। ये जो आपको मैंने बताया शुगर का, ये कंपटीशन कमीशन के पास है, ये भी नैब के पास नहीं है। और तीसरा जो आपने कहा कि वीट का मेरा नहीं ख्याल के कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बहरहाल ये तमाम वो इश्यूज हैं कि कीमत बढ़ रही है, एक्सपोर्ट की इजाजत दी है, मीडिया पे हाईलाइट होते रहे। उस वक्त तो जिन माफियाज के खिलाफ बात होती थी वो उस वक्त नोटिस भी दे देते थे, हट जाने का नोटिस, लेकिन बाद में आपकी हुकूमत ने तस्लीम किया कि इश्यूज हैं। नहीं। दूसरा ये जो कीमत बढ़ने के ऊपर आप जैसा बंदा ये कहना शुरू कर देना कि नैब जो है उसकी तहकीकात करे, तो उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ही जो है वो अपना हम मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपकी कमीशन रिपोर्ट कहती है कि जब ये फैसला हुआ कि 1.1 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट की जाएगी तो 15 दिन में इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी, कमेटी की मीटिंग होगी जो ये तयन करेगी कि कहीं लोकल मार्केट में कीमत बढ़ तो नहीं रही है। हुआ ये कि लोकल मार्केट में कीमत भी बढ़ी और उसके बावजूद सब्सिडी भी ली माफिया ने, ये आपकी कमीशन रिपोर्ट कहती है। लेकिन ये तो देखें ना, ये तो शुगर के ऊपर या वीट के ऊपर एक डिटेल्ड प्रोसेसेस है। उनकी कीमतें अगर बढ़ गई और वो उस कमेटी ने कह दिया कि नहीं है, तो आप नहीं समझना, अगर कोई गैस खरीदे एक खास डॉलर्स के ऊपर और बाद में पता चले कि नहीं जी 10 दिन बाद गैस की कीमत तो गिर गई है, तो आप क्या करेंगे? जिन्होंने खरीदी है उनको जेल में डाल देंगे। इस तरह तो नहीं करेंगे आप। फवाद साहब, वैसे चलें, आप इसका क्रेडिट लेना चाहें तो ले लें, लेकिन मीडिया ने तमाम इश्यूज हाईलाइट किए थे, उसके बाद फिर कमेटी रिपोर्ट बनी, फिर कमीशन की रिपोर्ट आई। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत पे बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। मैं चाहता हूं आप सुन लीजिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। आजकल आप देख रहे हैं कि फ़ौज जैसा इदारा जिसको हम हर वक्त ताकतवर और मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं, 2-4 रोज़ से जो खबरें इस वक्त चल रही हैं, तो जो यूनिटी ऑफ द कमांड हैं माशाल्लाह, उसकी सलाहियतों का सारी कौम इस वक्त मुशाहिदा कर रही है कि किस तरह हमारे मुल्क के उस इदारे को भी, कि शायद मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पाकिस्तान के इस अजीम और मुनज़्ज़म इदारे को नुकसान पहुंचाया। ऐसा कौमी इदारा जो कि पाकिस्तान की दफ़ा का ज़िम्मेदार है और उसकी जो कुर्बानियाँ हैं वो तारीख़ उसकी शाहिद है, मोदी इस इदारे के वक़ार को नुकसान पहुँचाने के लिए वो काम नहीं कर सका जो कि इमरान खान न्याजी जो दिन रात यूटर्न मारते हैं, उन्होंने जिस तरीके इन नाजुक मामलात को हैंडल किया वो इंतहाई काबिल अफसोस। जी फवाद चौधरी साहब, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान दोनों ये कह रहे हैं कि फ़ौज के वक़ार को जितना नुकसान वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहुंचाया है, इतना मोदी ने भी नहीं पहुंचाया होगा। देखिए, पहली बात तो यह कि मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों को फ़ौज के वक़ार का ख्याल आया है और दोनों जो हैं अब ये बात कर रहे हैं कि फ़ौज का एहतराम होना चाहिए और ये बात बिल्कुल सही है। दोनों का प्रॉब्लम ये है कि दोनों की सीवीज़ बड़ी पुरानी है और पिटी हुई सीवीज़ है। ये लेके शहबाज शरीफ और फजल रहमान चाहते हैं कि GHQ की गेट के बाहर अपने दोनों सीवीज़ पकड़ के खड़े हो जाए और शायद हमारी नौकरी की बारी भी आ जाए। कुछ ऐसा नहीं होना। ना पाकिस्तान के इदारों का इस वक्त जो है कोई इस तरफ कोई ऐसा रुझान है कि वो गैर जमहूरी उस तरफ जाएंगे और ना ही इनकी कोई सियासी हैसियत है कि कोई इनको इतना नवाजे। लिहाजा शहबाज शरीफ और फजल रहमान साहब जो हैं वो दोनों मिल के करे आहोजारियाँ, वो हाय गुल पुकार और हाय वो वाला जो है ना, वो वाला सिलसिला अपना जो है वो जारी रखें। ना इनकी इधर कोई नौकरी है, ना इस वक्त कोई असामी खाली है और ना ही इनकी कोई जगह है। सिर्फ दोबारा मैं लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ, जमहूरियत के बारे में इनके क्रेडेंशियल जो हैं वो रोज़ाना लोगों के सामने आते हैं। रोज़ाना लोग देखते हैं कि ये किस तरह से
सिर्फ ब्लैकमेलिंग के जरिए हो, खुशामद के जरिए हो, सिर्फ जो है वो डील के चक्कर में रहते हैं। और इन दोनों की सारी सियासत जो है वो बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक सिर्फ इन्हीं चक्रों में गुजरे। लेकिन फवाद साहब, अगर इनकी पुरानी और पिटी हुई सीवी है तो नई और अच्छी सीवी किसकी है? किसी की नहीं है, सब देसी तनख्वाह पे काम करेंगे, बेफिक्र है। तो फवाद साहब, लेकिन ये बड़ा इल्जाम है, वो कह रहे हैं कि इतना नुकसान पहुंचाया फौज के वकार को कि मोदी ने भी नहीं पहुंचाया। इनका ये कौन है ये कहने वाले? मैं समझता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान को और जितना इन्होंने पाकिस्तान के खजाने को, पाकिस्तान की सोसाइटी को, जितना इन्होंने मॉरली बैंकरप्ट किया है पाकिस्तान को, जितना इन्होंने फाइनेंशियली बैंकरप्ट किया है पाकिस्तान को, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन ये ऑपोजिशन उस वक्त भी कह रही थी जब सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, मामला कोर्ट में गया, एक के बाद एक समरी आती गई, वो मुस्तरद हुई, फिर नई समरी आई, उस वक्त भी इन्होंने ये मामला उठाया था। लेकिन इस वक्त जो ये नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, क्या सेटल्ड इशू है, या जो सोशल मीडिया पे आप भी यकीनन देख रहे होंगे स्पेकुलेशन हो रही है, वो स्पेकुलेशन में कोई जान है, या ये सेटल्ड इशू है जो अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं? नहीं, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा देखिए ना, हर वक्त आप सीवी उठा के खड़े रहे और अपने पाँव के ऊपर आपका अपना कद ना हो। प्रॉब्लम तो ये है ना कि ये जो दोनों हजरात हैं, इनका कोई सियासी कद ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को तो रोज जो है वो मरियम ही पार्टी के अंदर बाहर करती रहती हैं, एक दिन फारिग कर देती हैं, दूसरे दिन शामिल कर लेती हैं, फिर तीसरे दिन फारिग कर देती हैं, फिर चौथे दिन शामिल कर लेती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का तो अपने अंदर ही इस वक्त एक माहौल चल रहा है। लेकिन फवाद साहब, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई मौकिफ नहीं आ रहा है, जो इतनी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशंस के हवाले से, अब आप क्योंकि वजीर इत्तेलात हैं तो आप कह रहे हैं कि सेटल्ड इशू है, स्पेकुलेशंस वगैरह जो हो रही है बेबुनियाद है वो सारी? कोई स्पेकुलेशन वगैरह सारी यहाँ रवाज है पाकिस्तान में। सारे लोग सीवी उठा के, कुछ जो है एक ग्रुप है वो हर वक्त सीवी उठा के खड़ा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। और इंशाल्लाह ताला मामला जो हैं वो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी हमारे से शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे इसके बाद। आलमी मार्केट में ज़रूरी अशिया और तेल की कीमतों में शदीद इजाफे की वजह से पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल बढ़ने के बाद मुल्क की मईशत एक बार फिर दबाव का शिकार है। मुल्क की मईशत को दरपेश इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान $6 अरब के IMF प्रोग्राम की फौरी बहाली चाहता है, मगर इसके बदले में IMF ने पाकिस्तान के सामने कड़ी शराइत और मुतालबात रख दिए हैं। IMF चाहता है कि पाकिस्तान अपने टैक्स हदफ में इजाफा करे, मुख्तलिफ शोबों को दी गई टैक्स छूट खत्म करे और इनकम टैक्स के स्लैब्स में कमी करे और शरह सूद में इजाफा करे। IMF ने तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए इस ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि हुकूमत बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करे ताकि गर्दिशी कर्जे के मसले पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाया जा सके। अहम बात यह है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब के कर्ज की अगली किस्त की बहाली के लिए पीर से जुमे तक तवील मुज़ाकरात हुए। कल भी इजलास 8 से 10 घंटे तक जारी रहा, मगर इसके बावजूद अब तक कुछ मामलात पर डेडलॉक बरकरार है। और अब वजीर खजाना शौकत तरीन पीर को अमरीका रवाना होंगे, जहां IMF के साथ 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली इफ्ताह के मुज़ाकरात में IMF की शराइत मानने या उससे ना मानने का हतमी फैसला करना होगा। मकामी अंग्रेजी अखबार के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाकर 225 अरब रुपए का मजीद इनकम टैक्स हासिल किया जाए, जबकि 300 अरब रुपए का सेल्स टैक्स इस्तिस्ना भी खत्म किया जाए। खबर के मुताबिक टैक्स हुकाम ने 260 अरब रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन फौरी खत्म करने पर तो आमादगी का इजहार किया है, मगर तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डालने का मामला मार्च तक मौखर करने की दरख्वास्त की है। रोजनामा द न्यूज़ की खबर के मुताबिक IMF ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान से टैक्स कलेक्शन का हदफ 5,800 अरब रुपए से 6,300 अरब रुपए करने का मुतालबा भी किया है, जबकि ज़राए का यह दावा है कि पाकिस्तान और IMF इस बात पर मुत्तफिक हो सकते हैं कि रवा साल का टैक्स हदफ 5,800 अरब से बढ़ाकर 6,100 अरब रुपए कर दिया जाए। अहम बात यह है कि IMF पाकिस्तान से टैक्स हदफ बढ़ाने का मुतालबा उस वक्त कर रहा है जब FBR ने पहले सहमाही में टैक्स हदफ से 186 अरब रुपए ज्यादा टैक्स जमा किया है और उम्मीद की जा रही है कि FBR 5,800 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल कर लेगा। मगर IMF को खदशा है कि पाकिस्तान की टैक्स ग्रोथ अनसस्टेनेबल है, जैसे ही इंपोर्ट कम होंगे टैक्स कलेक्शन पर ब्रेक लग जाएगा। इसके अलावा IMF ने गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए हुकूमत से बिजली के नर्ख में ₹1.40 फी यूनिट इजाफे का भी मुतालबा किया है। IMF का कहना है
कि टैरिफ में इजाफे के बगैर सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। आलमी मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस और तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से करंट अकाउंट खसारे का मसला भी बढ़ता जा रहा है और सर उठा रहा है। स्टेट बैंक ने रवा साल करंट अकाउंट खसारा 6.5 अरब डॉलर से 9 अरब डॉलर तक रहने की पेशगोई की थी, मगर IMF को खदशा है कि रवा साल करंट अकाउंट खसारा 12 से 13 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसलिए जरूरी है कि शरह सूद में इजाफा किया जाए और इसके साथ साथ मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसियों को मजीद सख्त बनाया जाए। यह है वो शराइत जो IMF ने 1 अरब डॉलर की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान के सामने रखी हैं। अब देखना होगा कि हुकूमत इन मुतालबात पर क्या मौक़िफ़ अपनाती है, क्योंकि कुछ माह पहले वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने IMF की इसी किस्म की शराइत मानने से साफ इनकार कर दिया था। टैरिफ जो हैं वो इस वक्त हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे और हम उसके ऑल्टरनेट हमने प्लान जो है तैयार कर लिए हैं। टैक्सेस पे भी यही है, उनका ख्याल था कि हम ये जो हैं निकाल दें, कई जो हमने मराहत वगैरह दिए हैं कई सेक्टर्स को, और कुछ टैक्सेस इंक्रीज़ कर दें, जो सैलरीड वाले हैं या जो जिनकी इनकम्स हैं उनको और टैक्स कर दें। हमने कहा वो ऐसे नहीं करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि IMF जो है हमें स्पेस देगा। उनकी अप्रोच ये है कि हम जो पर्सनल इनकम टैक्स में कोई 150 अरब रुपया बढ़ा दें और कुछ एग्जम्पशन भी कम कर दें, 200 अरब रुपया इस तरीके से हम रेज कर लें। और हमारा ये है कि नहीं, हम ब्रॉडनिंग करेंगे और जो हम पॉलिसी एक्शंस ले रहे हैं उससे कुछ 264 बिलियन तो उससे आ जाए। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन इनकम टैक्स बढ़ाने, टैक्स हदफ और बिजली के नर्ख में बढ़ाने की मुखालफत कर रहे थे, मगर अब देखना होगा कि शौकत तरीन वाशिंगटन में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। IMF का दबाव है कि गर्दिशी कर्जे पर फौरी काबू पाया जाए। हुकूमत का दावा है कि इस हवाले से अच्छी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि गर्दिशी कर्जे का बहाव पिछले साल जुलाई और अगस्त के मुकाबले में 86 अरब रुपए से कम होकर सिर्फ 13 अरब रुपए रह गया है। इसके अलावा एक और मुस्बत खबर यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक सहमाई के दौरान बैरून मुल्क से 8 अरब डॉलर से ज्यादा की तरसीलात ज़र आई हैं, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 12.5% से ज्यादा है। मगर तशवीश की बात यह है कि तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफे के बावजूद करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्की मईशत को मुस्तकिल खतरात का सामना है। अब देखना यह है कि कितनी गुंजाइश है, क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि इनकम टैक्स में इजाफा करे, क्या सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं FBI के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी। शब्बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। IMF चाहता है कि तकरीबन 500 से 600 अरब रुपए हम अपना टैक्स हदफ बढ़ा लें, यानी कि जो 300 अरब रुपए के सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन है उनको विड्रॉ किया जाए और 225 अरब रुपए इनकम टैक्स से वसूल किए जाए, जिसमें वो चाहते हैं कि स्लैब भी कम कर दिए जाए। क्या ये मुमकिन है आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए मानना ये शर्त? पहली बात तो ये है कि इनकम टैक्स में तो अगर सैलरी वाले स्लैब की बात की जा रही है तो वह बिल्कुल कैटेगोरिकली कह सकता हूं कि IMF जितना मर्जी इंसिस्ट करे उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी भी एग्री नहीं करेगी और उस पर वो नहीं होगा। सेल टैक्स की एग्जेम्पशन भी उसको खत्म करने का मेरे ख्याल में कोई इरादा नहीं है। 5800 की जो कलेक्शन है वो अचीवेबल है और उसकी अचीवेबिलिटी का बुनियादी रीजन ये है कि हमारा चूंकि रुपया गिर रहा है और कलेक्शन रुपीज में होती है तो वो एक पाकिस्तान को इंक्रीज मिल रही है, उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो सकती है। मगर मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहने को तैयार हूँ और शौकत साहब इससे एग्री करेंगे और आपको भी इसका अंदाजा है कि कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और कोई भी एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं की जाएगी। ये पोजीशन बड़ी क्लियर है और इस पे आप देखेंगे तो जब IMF का फैसला होगा तो ये होगा। टैक्सेशन साइड पर तब्दीली नहीं देख रहा हूँ आगे। तो दो कंसर्न्स हैं शब्बर साहब IMF के। एक तो वो ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट स्टेज की वजह से इंपोर्ट स्टेज पे आप काफ़ी ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है तो ऑटोमेटिकली फिर आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो भी नीचे जाएगा। और दूसरा कंसर्न ये है कि 600 अरब रुपए का जो आपने कहा था लेवी हम इकट्ठा करेंगे वो हो नहीं सकती क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा है और हुकूमत सिर्फ 5-6 रुपए लेवी इस वक्त चार्ज कर रही है। देखिए बात मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूं ना कि इस वक्त गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसी चीज टैक्सेशन सिस्टम में लाई जाए जिससे आम आदमी पे बोझ पड़े। तो वो तो मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो आप पॉसिबिलिटी टैक्सेशन साइड में टैक्सेशन के किसी पर्टिकुलर आइटम की टैक्सेशन को चेंज करने की पॉसिबिलिटी जीरो है।
सिर्फ ये हो सकता है कि क्योंकि कलेक्शन, देखिए जो कलेक्शन बढ़ रही है उसकी वजह इंपोर्ट का बढ़ना है, मगर इंपोर्ट के बढ़ने के साथ जब रुपी डिवैल्यू हुआ है तो रुपी टर्म में कैश कलेक्शन बढ़ गई है। तो 5800 को हम रिवाइज थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मगर मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं कि टैक्सेशन में कोई इंक्रीज नहीं होगी। बात जो सब सोचने वाली बात है ना, वो ये नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि ये जो प्रेशर IMF का हमें आ रहा है, ये प्रेशर हमें किसी और वजह से आ रहा है और हमें उस वजह को सेटल करना पड़ेगा। और उस वजह को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं जो इंटरव्यू अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने दिया है पाकिस्तान के और अमेरिकन रिलेशन पर, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और वो अगर हम सेटल कर देते हैं तो हमारा मसला हल हो जाएगा। IMF भी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। लेकिन शफी साहब, मार्च से जो है हमारा IMF प्लान सस्पेंडेड है और उस वक्त भी उनके मुतालबात यही थे। उस वक्त तो ना अमेरिकी फोर्सेस ने विड्रॉ किया था, ना पाकिस्तान पे एलिगेशंस लगना शुरू हुए थे अमेरिका की जानिब से। तब भी उनकी ये दो डिमांड थी कि एक तो आप अपने टैक्सेस को बढ़ाएं और दूसरा आप टैरिफ बढ़ाएं सर्कुलर डेट को काबू करने के लिए। ये बात ये ना, शायद बात बिल्कुल सिंपल है। टैक्सेशन में अगर एग्जेम्पशन विड्रॉ करके हम टैक्सेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो वो कोई अच्छा रास्ता नहीं है। ठीक है, वो एग्जेम्पशन हमने किसी वजह से दी हुई है। अगर हम टैक्सेशन की बेस को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए अभी ऑर्डिनेंस लाए हैं, तो वो तो ठीक है, उस पर IMF जितना हमें प्रेशराइज करेगा वो ठीक करेगा और हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जोर देना चाहिए, वहां पे वो बिल्कुल ठीक है। मगर अगर वो हमें ये कहते हैं कि अपने टैक्स रेट को बढ़ाएं या किसी पर्टिकुलर जो शफर साहब, आपको लगता है कि ये डेडलॉक इस वजह से बरकरार रहेगा क्योंकि आप कह रहे हैं पाकिस्तान तो इस चीज पे नहीं पीछे हटेगा, या आपके ख्याल में IMF पे पीछे हट जाएगा और ये पाकिस्तान को रियायत मिल जाएगी टैक्सेशन के वाले से? मैंने आपको कहा, मैं आपको दूसरा अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने आपको कहा कि ये चीज डिपेंड करती है। देखिए, हम लोग इसको चाहे इनकार करें या इकरार करें, ये जो IMF की जो टफनेस होती है या उनकी स्ट्रिक्टनेस होती है, वो लॉन्गर टर्म फॉरेन अफेयर्स एंड पॉलिटिकल रिलेशंस पे बहुत ज्यादा डिटरमिन करती है और वो उसको हमें इमीडिएटली सही करना है और हमें उसकी तरफ जाना है। और मेरा जाती व्यू है कि जो मीटिंग्स कल हुई है कराची पाकिस्तान में, उससे एक स्मोक क्लियर हुआ है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक हफ्ते में ये चीज सेटल हो जाएगी। सर्कुलर सवाल है, वो मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे कि टैक्सेशन के हवाले से नहीं है, सियासी मामला है, वो एंड पे हमें बेहतर करने की जरूरत है ताल्लुकात को। एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में मुसलसल चेंजेस हो रही हैं। कल परफॉर्मेंस के बेसिस पे 3 खिलाड़ियों को आउट किया गया और हैदर अली, फखर जमान और सरफराज अहमद को इन किया गया और आज शोएब मकसूद को इंजरी की वजह से आउट करके शोएब मलिक को टीम में शामिल किया गया है। शोएब मलिक के हवाले से सोशल मीडिया पर साबिक क्रिकेटर्स में मुतज़ाद राय हैं। कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी का टीम में होना अच्छा होगा, कुछ कह रहे हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है रिसेंट पास में वो अच्छी नहीं रही है। तो उनके आदाद शुमार पर एक नज़र डालते हैं। नेशनल T20 कप जो इस वक्त जारी है उसमें शोएब मलिक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 225 रन बना चुके हैं 7 मैचेस में, 75 का उनका एवरेज है और 149 का स्ट्राइक रेट है। तो बड़े अच्छे फॉर्म में नेशनल T20 में उन्होंने परफॉर्म किया है। लास्ट PSL था उसमें भी शोएब मलिक अच्छे फॉर्म में नजर आए, 354 रन उन्होंने स्कोर किए। उनका स्ट्राइक रेट PSL 6 में 149 का रहा। लेकिन उससे पहले कैरेबियन प्रीमियर लीग में शोएब मलिक ने 10 मैचेस खेले, 67 रन स्कोर किए और उनका औसत जो है रन बनाने का वो 7.44 था। ग्लोबल टूर्नामेंट्स पे अगर बात की जाए, पिछले 10 सालों में जो शोएब मलिक ने वर्ल्ड कप खेले हैं, T20 वर्ल्ड कप खेले हैं और जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली है, उसमें 10 सालों में 25 मैचेस में उनका जो रन बनाने का औसत है वो सिर्फ 18.87 है और उन्होंने कोई निस्फ सेंचुरी स्कोर नहीं की है। इसलिए अगर शोएब मलिक को जस्टिफाई करनी अपनी सिलेक्शन तो एक बड़ा स्कोर और बड़ी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी, वरना जो उनके नाकिदीन है जो ये कह रहे हैं कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बड़ा अच्छा खेलते हैं लेकिन इंटरनेशनल ग्लोबल टूर्नामेंट्स में उनकी रीसेंट कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है, उनको मजीद सवाल उठाने का मौका मिलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।